गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोग को नाइट्रो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। नाइट्रो मींस ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहे। तो सबसे पहला कंपाउंड आता है नाइट्रो और नाइट्राइटो। एक में डबल बॉन्ड रहेगा और एक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। और दूसरा ये है नाइट्रो और दूसरा है नाइट्राइटो। नाइट्रो और ये है मेरा नाइट्राइटो। तो कुछ हम नाइट्रो और नाइट्राइटो का हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बाद में डीपली चलेंगे। और ये चैप्टर आप लोग के लिए नीट और मेडिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा सवाल इससे आया जाता है। जैसे पहला रिएक्शन आता है आर एक्स। आर मेरा है अल्काइल, एक्स मीन्स हेलाइड, प्लस KNO2। और फिर दूसरा आर एक्स प्लस AgNO। अब सोचना है तुम लोग को कि आखिरकार मेरा बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें। तो इसमें हो क्या रहा है, यहां से सबसे पहले K और यहां से X निकलेगा, यहां से Ag और यहां से X निकलेगा। तो देखते हैं कि हम लोग जानते हैं फजांस रूल। फजांस रूल होता क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़े हैं, पोटासियम, सोडियम, इसी तरह चलते चलते बहुत दूर तक जाता है और Ag तक जाता है। हम लोग जानते हैं ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, और ये लेस रिएक्टिव है। यहां दिखने में लग रहा है कि NO2 जुट रहा है, लेकिन वास्तव में ये KONO जुट रहा है और यहाँ पे AgONO जुट रहा है। इसमें K और O के बीच में और Ag और O के बीच में इसमें आयोनिक बॉन्ड है और ये वाला मेरा कोवेलेंट बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड कमजोर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत हो रहा है। ये है कहता है फजांस रूल मेरा, K और O के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, इसलिए ये आसानी से टूट जाएगा। तो आसानी से टूट गया तो यहां से K और यहां से X, तो मेरा बाय प्रोडक्ट निकल गया K और X। तो वहां पे जुटा क्या, ONO था, तो इसलिए जुट गया जाके मेरा RONO। इसमें Ag और O के बीच में बॉन्डिंग मजबूत है, कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए Ag और O आसानी से छोड़ नहीं रहा है AgO को। इस समय अब पता चलेगा कि क्या करें, तो N और O है, तो इसमें काय वैल्यू जिसका कम रहेगा वो सबसे पहले जाके जुट जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में से सबसे काय वैल्यू इसका N का कम है, तो इसलिए N जाके जुट जाएगा। तो यहां से मेरा बाय प्रोडक्ट Ag और यहां से क्या निकल गया X, तो AgX। बाय प्रोडक्ट इधर भी लिखा जा सकता है या एरो के नीचे भी लिखा जा सकता है। AgX निकल गया, इसमें से सबसे पहले N जाएगा, तो मेरा क्या बच गया R, उसके बाद मेरा N, उसके बाद ये वाला O, उसके बाद वाला O, तो RNO2 ये वाला है। तो ये मेरा नाइट्राइटो है और ये वाला मेरा नाइट्रो है। तो एक चीज हम बताना इसमें जरूरी समझे, यहां पे नाइट्रो और नाइट्राइट्रो दोनों NO2 है, लेकिन एक हो रहा है क्या इसमें, जनरल फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। जब फंक्शनल ग्रुप बदलता है तो इस दोनों आपस में नाइट्रो और नाइट्राइट्रो को हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। उतार लो। हो गया। तो अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर नाइट्रो चैप्टर का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रो अल्केन आता है।
नाइट्रो अल्केन, बहुत हल्का होता है ये मेरा। नोमेनक्लेचर में नाइट्रो अल्केन में हम लोग नाइट्रो मेरा हो गया प्रीफिक्स, नाइट्रो मेरा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, प्रीफिक्स हो गया। प्री मीन्स होता है पहले, जो पहले लगे उसको कहेंगे प्रीफिक्स, और बाद वाला होगा मेरा सफिक्स। तो नाइट्रो अल्केन आएगा। कुछ हम सवाल ले रहे हैं, जैसे CH3 CH2 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 NO2। इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन खोजा जाएगा, उसके बाद जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है उधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक है इसलिए इसको माने 1 2 3 4। तो कितना पोजीशन, पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। पोजीशन NO2 का कितना है 1, इसलिए इसका नाम लिखे हम 1। NO2 क्या है मेरा नाइट्रो, 1 नाइट्रो। यहाँ अल्केन, अल्केन मीन्स मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन मीन्स ब्यूट, तो ब्यूटेन हो गया मेरा। तो इसका नाम हो गया 1 नाइट्रो ब्यूटेन। उसी तरह दूसरा, इसमें भी यही कोशिश करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखा जाएगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है उधर से काउंटिंग करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से, 1 2 3, इधर तीसरा पे आता है, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2, तो दूसरा पे आ रहा है। तो कोशिश करेंगे इधर से 1 2 3 4। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है, 2 पे नाइट्रो है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो। अब 4 कार्बन है तो हो जाएगा मेरा ब्यूट, तो हो गया इसका नाम 2 नाइट्रो ब्यूटेन, 2 नाइट्रो ब्यूटेन हो गया। दूसरा सवाल, धीरे धीरे सवाल भी भारी होगा। अब ये सवाल है, कोशिश करना है बनाने का। तो इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं किधर से है। लॉन्गेस्ट चेन तो इधर से लग रहा है देखने में। उसके बाद जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है उधर से काउंटिंग स्टार्ट किया जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक है, इधर से इधर मानेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट मीन्स होता है प्रतिस्थापी, जैसे CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल। तो आप देखेंगे कि मिथाइल मेरा कहां पे आ रहा है, तो मिथाइल देखा जा रहा है पोजीशन 3 और 4 पे मिथाइल है, इसलिए नाम लिखेंगे 3 पे मिथाइल है। तो 3, एक ऊपर भी मिथाइल है एक नीचे भी मिथाइल है, इसलिए 3 3, और 4 पोजीशन पे भी मिथाइल है इसलिए 3 3, यहाँ पे ऊपर में 4 फिर नीचे में भी 4। तो 3 3 4 4, जब 4 आ जाए तो बोलते हैं टेट्रा। तो टेट्रा, CH3 को क्या बोलेंगे मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। उसके बाद पोजीशन, अब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 2 नंबर पे है इसलिए क्या लिखेंगे 2। NO2 मींस क्या हो गया नाइट्रो, तो 2 नाइट्रो। और 6 है कार्बन है तो इसका नाम मिथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो इसका नाम क्या हो गया हेक्सेन। तो पूरा नाम इसका 3 3 4 4 टेट्रा मिथाइल 2 नाइट्रो हेक्सेन। ये था मेरा सिंपल नोमेनक्लेचर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा भारी किया जाए। अब आते हैं हम लोग एरोमेटिक नोमेनक्लेचर में। एरोमेटिक नोमेनक्लेचर मींस जिसमें बेंजीन प्रेजेंट हो।
अब जब बेंजीन के ऊपर NO2 है तो इसका नाम सोचेंगे कि क्या हो रहा है मेरा, इसका नाम NO2 मीन्स होता है नाइट्रो, इसलिए इसका नाम हो गया मेरा नाइट्रो। अगर इसको नाइट्रो को हटा दिया जाता है तो ये बचता है मेरा बेंजीन, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया मेरा नाइट्रो बेंजीन। अब दूसरा ले, जैसे CH3 है, बेंजीन है, और कुछ पोजीशन पे मेरा नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका कोशिश करेंगे तो समझेंगे ध्यान से। जब पूरा अगर एक बार नाइट्रो ग्रुप हटा के देखना, जब नाइट्रो ग्रुप हटाते हैं तो बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, जब बेंजीन के ऊपर CH3 होता है उसका नाम होता है टोल्यूइन, तो टोल्यूइन नाम हो गया। कितना नाइट्रो है वो देखना है मेरा, 3 नाइट्रो है, तो 3 को हम लोग कहते हैं ट्राई, 1 को कहते हैं मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, तो इसका नाम हो गया टी। टी मीन्स हो गया ट्राई, एन मीन्स हुआ नाइट्रो, एन मीन्स हुआ नाइट्रो, ट्राई, 3 नाइट्रो है इसलिए हो गया मेरा TN, ट्राई नाइट्रो। जब बेंजीन के ऊपर CH3 रहा तो उसका नाम क्या हो जाता है मेरा टोल्यूइन, तो मेरा हो गया TNT, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। अब दूसरा लेते हैं, जब इसी तरह सेम एस अगर मेरा जब बेंजीन के ऊपर COOH रहे और सेम कंडीशन रहे NO2 वही पोजीशन पे जुटा हुआ रहेगा तो उसका नाम क्या कहेंगे। फिर से जब 3 नाइट्रो है तो इसका नाम हो गया T मीन्स ट्राई, N मीन्स नाइट्रो, TN ट्राई नाइट्रो। और जब बेंजीन के ऊपर COOH रहे तो उसका नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड। ध्यान से समझेंगे, 3 नाइट्रो है इसलिए ट्राई नाइट्रो बी, मतलब TNB, ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब भागलपुर का बच्चा लोग ये मत समझ लेना TNB कॉलेज है ये। अब हम दूसरा बात करते हैं, TNT मतलब ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, TNB मतलब ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब दूसरा उसी तरह जब बेंजीन के ऊपर फिनॉल मतलब OH रहे, NO2, अब इसका नाम सोचना है कि क्या नाम है इसका, इसमें भी इसका नाम होगा TN, ट्राई नाइट्रोपी, TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये एक ऐसा नाम है TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और एक इंपॉर्टेंट नाम है जो IIT मेडिकल में ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है। इसका नाम पूछता है तो इसका नाम हो जाता है मेरा पिक्रिक एसिड। क्या नाम है मेरा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ये सवाल जो है बहुत बार पूछा गया, एक ऐसा एसिड जो एसिड के तरह व्यवहार करता है लेकिन वास्तव में वह एसिड नहीं है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं स्यूडो। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, झूठ, स्यूडो एसिड, इसलिए इसका नाम क्या है स्यूडो एसिड मीन्स पिक्रिक एसिड। अब ऑल दिस कंपाउंड्स आर एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव मीन्स होता क्या है, जैसे बम बनाना है या कोई भी चीज जैसे मतलब बम जैसे फट जाता है उसी तरह ये फटने एक्सप्लोजिव होता है। तो सभी एक्सप्लोजिव होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिख लेंगे, ऑल दिस कंपाउंड्स आर ऑफ एक्सप्लोजिव हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन किया जाएगा। अब कुछ ऐसा रिएक्शन जो पिछले क्लास में हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स में पढ़ा चुका गया है, हम लोग पढ़े थे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, यहाँ पे सब कुछ नहीं बताया जाएगा। इसमें एक ऐसा चीज बताया जा रहा है उसका आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मीन्स होता है उसमें NO2 का फॉर्मेशन होगा नाइट्रोबेंजीन, इसलिए हम लोग नाइट्रेशन पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन के तौर पर हम लेते हैं, ये कंपाउंड बनेगा मेरा, जैसे ये मेरा बेंजीन है प्लस
HNO3। ध्यान से समझना है, पहले बच्चा लोग पढ़ चुका है ये वाला रिएक्शन HNO3, और यहां पे मेरा लिया जाएगा कॉन्क H2SO4। कॉन्क मीन्स होता है सांद्र, सांद्र मीन्स होता है गाढ़ापन को हम लोग कहते हैं ये कॉन्क कहा जाता है। कॉन्क मीन्स कंसंट्रेट। अब HNO3, अब सोचना है बच्चों की इसमें होगा क्या मेरा रिएक्शन, तो कोशिश करना है। अब हम बताते हैं। अब HNO3 को हम लोग कैसे लिखते हैं? HNO3 को हम लोग को सोचना है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं OH और NO2। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, OH पे माइनस होता है, NO2 पे प्लस होता है। तो अब देखना है यहां से क्या होता है। अब बेंजीन के चारों तरफ एक एक H जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए यहां से एक H हटा और ये वाला एक H हटा, और यहां से मेरा क्या हट गया? O हटा। तो क्या निकल गया मेरा? H2O। H2O हमेशा याद रखना है, कॉन्क H2SO4 हमेशा पानी निकालता है, तो H2SO4 यहां पे बचा क्या? NO2। तो यही कंपाउंड मेरा जहां से H निकला वहां से NO2 जाके जुट जाएगा। तो ऊपर से मेरा H निकला, इसलिए यहां पे मेरा NO2 जाके जुट जाएगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा NO2 मीन्स नाइट्रो, और उसके नीचे क्या बचा मेरा? बेंजीन। तो इसका नाम हो गया मेरा नाइट्रो बेंजीन हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रेशन कहते हैं। अब कुछ ऐसा कंपाउंड हम ले रहे हैं जो कि ध्यान से समझना है। हम लोग डॉस प्रोसेस पढ़े थे पिछले क्लास में, हम फिर से बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डॉस प्रोसेस। ये भी क्वेश्चन के तौर पर लिया जा रहा है। डॉस प्रोसेस, प्रोसेस को विधि भी बोलते हैं, घबराना नहीं है हिंदी मीडियम वाले बच्चों लोग। तो डॉस प्रोसेस, जैसे डॉस प्रोसेस का बात किया जा रहा है, NO, ये मेरा नाइट्रोबेंजीन है, हम अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले, हम नाइट्रोबेंजीन है। यह रिएक्शन जो है मेटा डेरिवेटिव्स होता है। मेटा डेरिवेटिव्स मतलब मेटा पोजीशन पे कुछ भी मेरा, जैसे नाइट्रेशन हम लोग किए तो ये मेरा यहां पे जुटा, तो यही क्या होगा मेरा यहाँ पे, जब हम लोग डॉस प्रोसेस करेंगे तो मेरा मेटा डेरिवेटिव्स है। तो नाइट्रो या ES रिएक्शन, ES रिएक्शन मीन्स होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या ES रिएक्शन के लिए मेटा डेरिवेटिव्स है। तो नाइट्रो ग्रुप होते हुए फिनॉल के ऑर्थो और पारा स्थान पर कैसे डेरिवेटिव्स दिखाएगा या बनाएगा, वही हम बनाने सीखते हैं कि कैसे बनाता है। यहां तक उतार लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब डॉस प्रोसेस क्या है मेरा? डॉस प्रोसेस इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में हम लोग 3 मोल ऑफ HNO3, HNO3 होता है मेरा नाइट्रिक एसिड, और हम लोग कैटलिस्ट ले रहे हैं यहाँ कॉन्क H2SO4। याद रखना है मेरे बच्चों, कॉन्क H2SO4 हमेशा क्या निकालता है? जल, पानी निकालता है। तो यहाँ भी क्या करेगा? कोशिश करेगा ये भी मेरा यहाँ से पानी निकालने का। ध्यान दो, यहाँ से 3 मोल ऑफ H2O निकल गया। अब तुम लोग पूछोगे कि कैसे निकल गया सर? तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। आगे में जितना, इससे 3 हाइड्रोजन, 3 नाइट्रोजन और 3 तिया 9, तो 3 3 जा 9, 9 ऑक्सीजन हुआ, 3 नाइट्रोजन हुआ और 3 हाइड्रोजन हुआ। तो यहाँ पे मेरा क्या निकल गया? 3 दूना 6, 3 दूना 6 मतलब 6 हाइड्रोजन निकल गया। कैसे निकला सर? यहाँ पे 3 ही हाइड्रोजन है, तो आप 6 हाइड्रोजन कैसे निकाल दिए? ध्यान से समझो, बेंजीन के चारों तरफ मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। एक यहाँ से हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन, तो 3 3 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। और 3 ऑक्सीजन भी मेरा यहाँ से क्या हो रहा है? निकल रहा है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 3 तिया 9 ऑक्सीजन।
और 9 में से 3 निकल गया, कितना बचा? 6 बचा। तो 6 बचा, तो गौर से देखना है, यहाँ पे 6 बचा, 6 बच गया तो NO2 जहां जहां से हाइड्रोजन निकला था वहां जाके नाइट्रोजन NO2 जुट जाएगा। गौर से समझो अच्छा से, रिएक्शन थोड़ा भारी होता है लेकिन समझाने वाला अगर अच्छा हो तो अच्छा से समझ में आता है। फिर से एक बार हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, गौर से देखो। HNO3 यहाँ 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, और 3, तो 3 और 3, 3 दूना 6 हाइड्रोजन निकल गया, और यहां से 3 ऑक्सीजन, यहाँ 3 तिया 9 ऑक्सीजन है, और यहां से कितना ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन निकला, तो कितना ऑक्सीजन बचा? 6। तो यहाँ पे 2 2 और 2 2 2 2 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन बचा हुआ है वहां पे, और 3 नाइट्रोजन यहाँ है, तो 1 2 और यहाँ पे मेरा क्या 3 नाइट्रोजन भी बच गया है। अब इसके आगे प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग दे दिए H2O अगर हम लोग देते हैं तो H2O मेरे बच्चों, H2O को हम लोग HOH भी लिख सकते हैं। तो HOH लिखते हैं तो यहां से क्या होगा? H, और यहां से क्या हुआ? Cl। उसी तरह यहां से H और यहां से Cl, तो क्या निकल गया? HCl। HCl। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या बचा है? O और H। जब O और H बचा तो ये Cl हटा और OH आके जुटा, तो O और H, और जो जहां जहां पे जो चीज था वो लगा हुआ रहेगा, NO2। याद करो, अभी तुरंत इसका नाम हम बताए हैं, इसका नाम पिक्रिक एसिड है। क्या नाम है? पिक्रिक एसिड नाम है। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डॉस प्रोसेस। ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब एक टॉपिक एक इंपॉर्टेंट आता है, इसका नाम होता है नेफ कार्बोनाइल सिंथेसिस। नेफ कार्बोनाइल सिंथेसिस। नेफ कार्बोनाइल सिंथेसिस। नेफ कार्बोनाइल सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ कार्बोनाइल सिंथेसिस क्या है? हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, एक बार फिर से रिवीजन हम करवा रहे हैं। टाउटोमर। टाउटोमेरिज्म होता क्या है? टाउटोमेरिज्म होता है कि टाउटोमेरिज्म मींस होता है केटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म के बीच में अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहे तो इसी को हम लोग कहते हैं टाउटोमर्स या टाउटोमेरिज्म। तो टाउटोमेर, नेफ कार्बोनाइल, कार्बोनाइल सिंथेसिस पढ़ेंगे, जैसे CH3, ध्यान से समझने का कोशिश करना है, CH3NO, ये अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो NO2 मेरा ये फंक्शनल ग्रुप है। NO2 कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं। फिर से, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं। तो यहाँ पे टाउटोमर्स कैसे फॉर्म हो रहा है? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये वाला H तुरंत कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो टाउटोमर्स क्या होता है? केटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, इसी को कहते हैं टाउटोमर्स। यही है मेरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो क्या बोल रहे हैं? यहां से एक H उठ के ऊपर चला गया तो CH3 में एक H ऊपर गया तो कितना बचा? CH2। ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया तो कितना डबल बॉन्ड हुआ? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, हो गया डबल बॉन्ड। फिर बच्चों क्या है? N। फिर यहाँ क्या है? O। यहां से डबल बॉन्ड यहां आ गया तो यहाँ क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या है? O। और यहां से एक H उठ के ऊपर चला गया, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अब फिर से आगे बढ़े, अब यहाँ पे NaOH दे देंगे। अब सोचो, आखिर में NaOH देते हैं तो क्या होता है? NaOH अगर देते हैं हम उसमें तो मेरा होता क्या है? यहां से H,
यहां से OH, ध्यान से, यहां से H, यहां से OH, HHO मेरा क्या निकल गया बाय प्रोडक्ट, H2O। अब जो जो बचा उसको लिख दें, CH2 डबल बॉन्ड NO, ये सब पहले से है, फिर O, और यहां का Na बचा तो ऊपर जाके Na जुट जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो जो मेरा कंपाउंड बना CH2 NONA, और ये तो इसको कहते हैं साल्ट। ये मेरा क्या, साल्ट, लवण। और हम लोग क्या बताए, केटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो ये केटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इसलिए ये आपस में क्या कहलाता है, टाउटोमर्स। टाउटोमर्स फॉर्म किया यहाँ पे मेरा। अब अगर हम इसमें 50% H2SO4 दिया जाएगा तो मेरा यहां से क्या निकलेगा, फिर से सोचना है। जब हम लोग 50% H2SO4 निकाल रहे हैं तो वो कंपाउंड में से NaNO3 निकल जाएगा। फिर से NaNO, तो NaNO3 कैसे निकला, NaNOO। तो सर एक O और कहां से लाए, H2SO4 दे रहे हैं ना, तो एक O वहां से ले रहे हैं, यहाँ H2SO4 NaNO3, और यहाँ पे क्या बचा, CH2। CH2 को अगर हम लोग ऐसे भी लिख दें तो पेट में दर्द तो नहीं होना चाहिए, HCH, ये भी ठीक है। और यहाँ पे हटा तो यहाँ से H2SO4 से एक O, यहाँ से O लिए, डबल बॉन्ड O। तो जब कार्बोनाइल, मेरे बच्चों ध्यान दो, CO को ही हम लोग कहते क्या है, कार्बोनाइल। CO को कहते हैं कार्बोनाइल, इसलिए जब CO के जब दोनों तरफ H रहे तो उसका नाम हो जाता है मेरा एल्डिहाइड हो जाता है। यहाँ पे इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं नेफ कार्बोनाइल सिंथेसिस। अब एक बच्चा का मन में आ रहा है, सर आप एल्डिहाइड बना दिए, सर आप अगर कीटोन बना देते तो और अच्छा रहता। तो हम लोग फिर से कीटोन बनाने का प्रयास करेंगे। ये रिएक्शन मेरा नेफ कार्बोनाइल सिंथेसिस हो रहा है। अब कीटोन बनाने के लिए बस एक कार्बन जोड़ेंगे और सब रिएक्शन जो है सेम रहेगा। गौर से देखना है, अच्छा से देखना है, केमिस्ट्री बहुत हल्का होता है। फिर से CH3 C CH3 CH, और वहां पे पहले जैसा NO2 जोड़े थे, इसलिए यहां पे भी NO2 N डबल बॉन्ड O। फिर से टाउटोमर्स, केटो और इनॉल फॉर्म क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये वाला H उठ के यहाँ पे आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम, CH3 C CH3 CH3 CH3, फिर यहाँ पे क्या, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे आया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला H उठ के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया N, ये वाला डबल बॉन्ड उठ के यहाँ N, सिंगल बॉन्ड O, फिर ये H उठ के ऊपर H, और ये वाला नीचे में। अब इसके बाद देखना है कि हम क्या किए थे, हम लोग NaOH डाले थे, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या डालेंगे, NaOH, अच्छा से लिखा जा रहा है NaOH। अब NaOH यहाँ डाल रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, NaOH ध्यान से देखना, यहां से H, यहां से OH, यहां से OH, और यहां से H, तो HHO, तो मेरा बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज हो गया, H2O। अब यहाँ पे क्या बचा मेरा Na, तो Na जहां से निकला है वहीं जाके जुटेगा, तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड NO, फिर यहाँ क्या है O, और फिर जाके क्या जुट जाएगा Na, ये भी मेरा साल्ट है। अब ये रिएक्शन में फिर से हम लोग 50% H2SO4 दिया जाएगा, 50% H2SO4, तो पिछले रिएक्शन के तरह यहाँ पे भी NaNO3 निकल जाएगा, Na
NOO और यहाँ से O3 NaNO3, तो यहाँ से ये पूरा निकल गया, बचा CH3 लिख रहे हैं, CH3 फिर क्या है कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ से O, डबल बॉन्ड O, फिर से CO को क्या कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। जब CO के दोनों तरफ कार्बन मीन्स R मीन्स CH3 रहे, मिथाइल ग्रुप रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कीटोन कहते हैं। ये मेरा था रिएक्शन नेफ कार्बोनाइल सिंथेसिस था रिएक्शन, उतार लो। चलो हो गया। ये रिएक्शन और भी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रो के साथ HNO2 मतलब HNO3 होता है मेरा नाइट्रिक एसिड, HNO2 मेरा होता है नाइट्रस एसिड। तो हम लोग सबसे पहले CH3 के साथ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे घबराना नहीं है, के साथ मीन्स होता है विथ, मतलब HNO2 के विथ किसके साथ NO2, नाइट्रो के साथ HNO2, जैसे CH3 CH2 NO2, और हम लोग HNO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं HNO2 के साथ। अब देखेंगे कि यहाँ पे मेरा बनता क्या है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री पहचानना जानना चाहिए। कैसे आपको, ये वाला क्या है 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, इसको पहचानने का तरीका, ये NO2 मेरा फंक्शनल ग्रुप है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन में, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन में जितना कार्बन जुटा हुआ है उसको कहते हैं 1 डिग्री। कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन, ये कार्बन कितना कार्बन से जुटा हुआ है, अगर एक कार्बन से जुटा हुआ है तो इसको कहते हैं 1 डिग्री। ये हो गया मेरा क्या 1 डिग्री। इसको रिएक्शन करवाया जा रहा है HNO2 के साथ। तो HNO2 को हम लोग क्या HONO लिखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं। तो अब हम देखेंगे कि मेरा यहां से क्या हो रहा है, क्या निकलेगा। अब गौर से देखना है, CH3 CH2 और NO2 है, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, इसलिए इस कार्बन को कहे हम अल्फा। अल्फा कार्बन से मेरा क्या निकल जाएगा H2, यहां से मेरा क्या निकल गया H2 निकल गया, और यहां से मेरा क्या निकल गया O, तो यहां से मेरा क्या निकल गया बाय प्रोडक्ट H2O रिलीज हो गया। अब जो जो चीज बचा उसको सारे चीज को हम लोग लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बचा मेरा क्या CH3, और यहाँ पे क्या बचा मेरा कार्बन, तो CH3, फिर ये मेरा क्या है कार्बन, और एक तरफ में क्या जुटा हुआ है कार्बन का NO2, और फिर यहाँ क्या बचा NOH। अब देखना है कि ये वाला तुम्हारा सही है या नहीं, गौर से देखो क्या गलत है कि सही। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बंधन, तो 1 2 3, तो एक और क्या हो जाएगा 4। तो अब मेरा वो वाला क्या हो गया सही हुआ। तो इसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड। ये क्या है मेरा नाइट्रोलिक एसिड। तो ये नाइट्रोलिक एसिड जो होता है मेरा बेस में घुलनशील होता है। ये नाइट्रोलिक एसिड जो होता है बेस में मेरा घुलनशील होता है। बेस में घुलनशील मीन सॉल्यूबल इन बेस। अब यही नाइट्रोलिक एसिड को अगर हम लोग इसमें NaOH देंगे, क्या बोल रहे हैं नाइट्रोलिक एसिड में NaOH दिए तो मेरा ये रेड कलर का फॉर्मेशन करता है, रेड कलर का फॉर्मेशन किया।
फिर से H2O और यहां से H2 और O, H2O हो गया। फिर यहां से क्या हो गया, एक कार्बन के साथ NO2 जुट गया और NOH नाइट्रोलिक एसिड। अब बेस में घुलनशील होता है, अगर इसमें NaOH देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, रेड कलर बन जाएगा। ये 1 डिग्री का रिएक्शन था। अगर हम 2 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है, 2 डिग्री के साथ CH3 CH NO2 CH3, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन, जितना कार्बन से जुटा हुआ है तो उतना डिग्री हुआ। कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन कितना कार्बन से जुटा है, 2 कार्बन से, इसलिए कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। इसको रिएक्शन किसके साथ करवाना है, HNO2। HNO2 को हम लोग कैसे बताए थे लिखने में, आसान होने के लिए हम लोग इस तरह लिखते हैं HONO। तो अब देखेंगे कि मेरा यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, बाय प्रोडक्ट देखेंगे। कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा। अल्फा से मेरा H निकला और यहां से मेरा क्या निकला, OH, HHO, क्या निकल गया, H2O। तो जो बचा वहां पे लिखते हैं, क्या बचा यहाँ पे, CH3 लिखा जाए, CH3 CH3। फिर यहाँ क्या है, कार्बन, यहाँ पे कार्बन, एक तरफ यहाँ पे क्या बचा है, NO2 और यहाँ पे क्या बचा है, H2O तो निकल गया था, बचा क्या, NO। पहले वाले कंपाउंड में मेरा नाइट्रोलिक एसिड बन गया था, ये मेरा कंपाउंड हो गया स्यूडोनाइट्रॉल। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, अभी तुरंत बताए थे हम। स्यूडोनाइट्रोल जो होता है मेरा, ये भी बेस में घुलनशील होता है। घुलनशील मीन बेस में आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है। अगर इसी कंपाउंड को अगर हम लोग NaOH में दे देंगे तो ये मेरा क्या देगा, ब्लू कलर। अभी तुरंत पढ़े, पहले वाले को अगर हम लोग NaOH में दिए थे तो मेरा बन गया था रेड कलर, और स्यूडोनाइट्रोल को NaOH में दे दिए तो मेरा किस तरह का कलर बन गया, ब्लू कलर। अब ये 2 डिग्री था, अब हम बात करते हैं 3 डिग्री के। 3 डिग्री, CH3 CH3 NO2। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने तरफ कार्बन से जुड़ा है, फिर से दिमाग में दोहराओ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वह कितने तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने तरफ, एक तरफ, 2 तरफ और 3 तरफ। तो 3 तरफ जब जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं हम लोग 3 डिग्री। इसको रिएक्शन करवाया जाएगा HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये देखा गया प्रैक्टिकली, लैब में देखा गया, प्रैक्टिकल करके प्रयोगशाला में, नो रिएक्शन मतलब रिएक्शन नहीं हुआ। हम लोग अब